नमस्ते दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे राणा छेत्र सिंह के बारे में। देखिए, राणा छेत्र सिंह को राणा खेता के नाम से भी जाना जाता है, तो आप याद रख सकते हैं। इनका जो शासनकाल माना जाता है वो माना जाता है सन 1364 ईस्वी से लेकर के सन 1382 ईस्वी तक का, तो आप इसे भी याद रख सकते हैं। अब देखिए, राणा खेता वास्तव में है कौन या राणा छेत्र सिंह वास्तव में है कौन। तो पिछली क्लास में हमने क्या देखा था कि जो सिसोदा ग्राम के जागीरदार थे हमीर सिंह सिसोदिया, जिन्होंने चित्तौड़ पर बनवीर को हरा करके गुहिल राजवंश की सिसोदिया शाखा की स्थापना की थी, ये राणा छेत्र सिंह उन्हीं राणा हमीर सिंह सिसोदिया के पुत्र थे। तो लिखिए, राणा छेत्र सिंह राणा हमीर सिंह के पुत्र थे। अब देखिए, राणा छेत्र सिंह के शासनकाल में जो प्रमुख घटनाएं रही उनमें से पहली घटना क्या है, तो ऐसा कहा जाता है कि राणा छेत्र सिंह ने अजमेर के कुछ क्षेत्रों को जीत करके, भीलवाड़ा के जहाजपुर एवं मांडल को जीत करके एवं बांसवाड़ा तथा प्रतापगढ़ के बीच पड़ने वाले 56 के मैदान को जीत करके उसे मेवाड़ राज्य में मिला दिया था। तो देखिए, लिखिए फिर हम समझेंगे। राणा छेत्र सिंह ने अजमेर के कुछ क्षेत्रों को जीत करके भीलवाड़ा के जहाजपुर एवं मांडल तथा बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ के बीच पड़ने वाले बांसवाड़ा तथा प्रतापगढ़ के बीच पड़ने वाले 56 के मैदान को जीत करके 56 के मैदान को जीत करके मेवाड़ राज्य में मिला दिया था। दोस्तों, ये 56 के मैदान वाली जो बात है ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखना। आपसे पूछा जा सकता है कि मेवाड़ के किस शासक ने 56 के मैदान को जीत करके उसे मेवाड़ राज्य में मिला दिया था। देखिए दोस्तों, 56 का मैदान कहाँ है? बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ के बीच। एक बार आप इसको मैप में देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, ये हमारा राजस्थान है। बांसवाड़ा कहाँ है? ये बांसवाड़ा है, ये प्रतापगढ़ है। देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, राजस्थान के मैप में बांसवाड़ा कुछ इस प्रकार से अवस्थित है और बांसवाड़ा के बिल्कुल पड़ोस में ही प्रतापगढ़ जिला भी अवस्थित है। ये देखिए, कुछ इस प्रकार से जो 56 का मैदान है वो कहां पे है? बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ की सीमा पर। बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ की सीमा पर यहीं कहीं पर 56 का मैदान अवस्थित है। 56 का मैदान वास्तव में है क्या? तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो एरिया मैंने आपको हाईलाइट करके दिखाया है, यहाँ पर 56 गांव एक साथ बसे हुए हैं, समूह में बसे हुए हैं। इसीलिए इस एरिया को, इस क्षेत्र को 56 गांव के समूह के कारण 56 का मैदान कहा जाता है। जैसे कि हमारा राजस्थान कितने जिलों का समूह है? 33 जिलों का। 33 जिलों के समूह को आप क्या कहेंगे? राजस्थान। वैसे ही 56 गांवों के समूह को आप क्या कहेंगे? 56 का मैदान। और ये 56 का मैदान कहाँ है? बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ की सीमा पर। चलिए दोस्तों, आप समझ गए होंगे। अब देखिए, राणा छेत्र सिंह के शासनकाल की जो दूसरी प्रमुख घटना है, या यूं कहिए कि सबसे प्रमुख घटना है, वो क्या है? तो ऐसा माना जाता है कि इन्हीं राणा छेत्र सिंह ने सर्वप्रथम अर्थात पहली बार हाड़ौती के चौहान राजाओं को जीत करके हाड़ौती को अपने अधीन कर लिया था, उनके राजाओं को अपने अधीन कर लिया था। तो देखिए, लिखिए, राणा छेत्र सिंह ने ही सर्वप्रथम, पहली बार, ध्यान रखना दोस्तों, सर्वप्रथम हाड़ौती के चौहान राजाओं को हरा कर हाड़ौती को मेवाड़ साम्राज्य में मिला लिया था, या उनके राजाओं को अपने अधीन कर लिया था। और ऐसा कहा जाता है कि राणा छेत्र सिंह के हाड़ौती के राजाओं के साथ कई युद्ध हुए और अंत में राणा छेत्र सिंह की मृत्यु भी हाड़ौती के एक राजा जिसका नाम लाल सिंह हाडा था, लाल सिंह हाडा के साथ लड़ते लड़ते ही राणा छेत्र सिंह की मृत्यु भी हुई थी। तो आपको यह भी देखना है। देखो, नोट डाल करके लिखो, लाल सिंह हाडा के साथ युद्ध में ही राणा छेत्र सिंह अथवा राणा खेता की मृत्यु भी हुई थी। हाड़ौती किसे कहते हैं दोस्तों? मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार आप और देख लीजिए। ये जो कोटा है, बूंदी है, बारां है और जो झालावाड़ का क्षेत्र है, इसको सम्मिलित रूप से हाड़ौती कहा जाता है। तो आप कंफ्यूज मत होना। अब देखिए, चलिए वापस राणा छेत्र सिंह के शासनकाल की जो अगली बात आती है वो क्या आती है? तो ऐसा कहा जाता है कि राणा छेत्र सिंह के समय ही मेवाड़ मालवा संघर्ष का सूत्रपात हुआ था। पहले लिखिए फिर समझेंगे। देखिए, इन्होंने मालवा के दिलावर खां गोरी को युद्ध में परास्त करके मेवाड़ मालवा संघर्ष का सूत्रपात किया था। देखिए दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि राणा छेत्र सिंह ने एक बार मालवा के ऊपर आक्रमण कर दिया था। मालवा किसे कहते हैं? मैंने आपको पहले बताया था कि जो मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र है इसको मालवा कहा जाता है, और जो मालवा की सीमाएं हैं वे मेवाड़ को स्पर्श करती थी। तो क्या हुआ?
राणा क्षेत्र सिंह ने एक बार मालवा के ऊपर आक्रमण किया और जो मालवा का उस समय शासक था उसका नाम था दिलावर खां गोरी। दिलावर खां गोरी को राणा क्षेत्र सिंह ने बहुत बुरी तरह परास्त कर दिया और इस युद्ध का परिणाम यह हुआ कि इनके आए दिन युद्ध होने लगे, बार बार इनके युद्ध हुए। जैसे कि भारत और पाकिस्तान के मध्य आए दिन युद्ध होते हैं, कई बार युद्ध हो चुके, वैसे ही भविष्य में मालवा एवं मेवाड़ के बीच में कई युद्ध हुए। और इस संघर्ष का जो सूत्रपात किया था, शुरुआत की थी, वो किसने की थी? राणा क्षेत्र सिंह ने की थी, मालवा के जो शासक थे उस समय दिलावर खां गोरी को हरा करके। तो आप ध्यान रखना इसके बारे में भी। अब देखिए राणा क्षेत्र सिंह के बारे में जो अगली बात है वो क्या है, जब राणा क्षेत्र सिंह की मृत्यु होगी तो मेवाड़ का अगला शासक कौन बनेगा? राणा क्षेत्र सिंह का पुत्र जो कौन होंगे? राणा लाखा। लेकिन राणा लाखा के अलावा भी राणा क्षेत्र सिंह के दो पुत्र थे, उनका नाम था चाचा एवं मेरा। चाचा एवं मेरा राणा क्षेत्र सिंह की एक दासी थी, उसका नाम था कर्मा, और कर्मा खाती जाति की दासी थी, तो उसको कहते हैं कर्मा खातिन। तो एक बार लिखिए आप, चाचा एवं मेरा महाराणा क्षेत्र सिंह खेता की दासी कर्मा खातिन के पुत्र थे। कर्मा खातिन यानी खाती, जो लकड़ी का काम करते हैं ना, उस जाति की दासी थी। इसकी चर्चा क्यों की जा रही है यहाँ पे? क्योंकि आने वाले समय में राणा क्षेत्र सिंह के बाद में शासक कौन होंगे? राणा लाखा। और राणा लाखा के पुत्र कौन होंगे? राणा मोकल। ये चाचा एवं मेरा एक महपा पंवार नाम के सरदार के साथ मिलकर के महाराणा क्षेत्र सिंह के जो पौत्र होंगे राणा मोकल, उन राणा मोकल की हत्या करेंगे। तो वहां पर आप कंफ्यूज नहीं हो, इसीलिए मैं ये फैक्ट आपकी सुविधा के लिए यहीं पर ऐड कर रहा हूं। तो देखिए लिखिए, कालांतर में ये दोनों महपा पंवार के साथ मिलकर महाराणा मोकल की हत्या करेंगे। ध्यान देना, समझ लेना इस फैक्ट को अच्छी तरह से। महाराणा मोकल कौन होंगे? राणा क्षेत्र सिंह के बाद में जो अगले शासक होंगे वे होंगे राणा लाखा, और राणा लाखा के बाद में जो अगले शासक होंगे वे होंगे राणा मोकल। ये दोनों चाचा एवं मेरा महाराणा मोकल की हत्या करेंगे, ध्यान रखना। तो ठीक है दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए दोस्तों, अब देखिए राणा क्षेत्र सिंह की जो मृत्यु है वो लाल सिंह हाड़ा के साथ युद्ध में हो चुकी है। और राणा क्षेत्र सिंह के बाद जो मेवाड़ के अगले शासक बने वो कौन बने? राणा लाखा। तो लिखिए राणा लाखा। राणा लाखा को राणा लक्ष्य सिंह के नाम से भी जाना जाता है। तो आप ये भी याद रखना कि राणा लक्ष्य सिंह या राणा लाखा एक ही व्यक्ति हैं। अब देखिए जो उनका शासन काल है वो माना जाता है सन 1382 ईस्वी से लेकर के सन 1421 ईस्वी तक। सन 1382 ईस्वी से सन 1421 ईस्वी तक इनके शासन की जो पहली घटना है वो क्या है, आपको जो याद रखना है वो यह है कि इनके दरबार में दो प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान रहा करते थे। उनमें से एक का नाम है झोटिंग भट्ट और एक का नाम है धनेश्वर भट्ट। तो इन विद्वानों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप याद रखना। देखिए इनके दरबार में झोटिंग भट्ट एवं धनेश्वर भट्ट नाम के दो संस्कृत विद्वान रहा करते थे, तो आपको याद रखना ही है, ठीक है। अब देखिए जो अगली बात है, राणा लाखा के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो क्या है? उदयपुर के पास में एक स्थान है, उसका नाम है जावर। जावर में एक चांदी की खान है। वो चांदी की खान इन्हीं राणा लाखा के शासन काल में खोजी गई थी। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो चांदी की खान होती है उसी में से शीशे का एवं जस्ते का भी खनन किया जाता है। तो शीशा, जस्ता और चांदी एक ही खान में से निकलती है। तो चांदी की खान किनके शासन काल में खोजी गई थी? राणा लाखा के शासन काल में। कहां पर? उदयपुर के पास में जावर नाम का क्षेत्र है। तो लिखिए उदयपुर के पास जावर क्षेत्र में सीसा, जस्ता एवं चांदी की खानें राणा लाखा के समय ही खोजी गई थी। किसके समय खोजी गई थी? महाराणा लाखा के समय ही खोजी गई थी। अब देखिए दोस्तों, ये जो आपको जावर दिख रहा है, जावर को कुछ एक दो अन्य नामों से भी जाना जाता है। जावर को योगिनी पट्टन एवं फुटबॉल गांव के नाम से भी जाना जाता है। तो आप ध्यान रखना, नोट लगा करके हम लिखेंगे, जावर को योगिनी पट्टन एवं फुटबॉल गांव के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए जब राणा लाखा के शासन काल में जावर में चांदी की खोज की गई, चांदी की खान की खोज की गई, तो राणा लाखा के पास बहुत सारी धन संपदा एकत्र हो गई। और जब रावल रतन सिंह पर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ एवं चित्तौड़ में बहुत सारे बड़े बड़े मंदिरों को ध्वस्त कर दिया था। ऐसा कहा जाता है कि राणा लाखा ने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा तोड़े गए बहुत सारे मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया था। क्यों? क्योंकि चांदी की खान निकलने से इनके पास बहुत सारी धन संपदा एकत्र हो गई थी। तो लिखिए इस कारण आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ हो जाने के कारण, किस कारण? चांदी की खान निकल जाने के कारण राणा लाखा ने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा तोड़े गए बहुत से मंदिरों का
पुनर्निर्माण करवाया था। तो ध्यान रखना आप कि चांदी की खान किसके शासनकाल में निकली थी? राणा लाखा के शासनकाल में। चलिए दोस्तों, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उदयपुर की पिछोला झील के बारे में। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि पिछोला झील का निर्माण इन्हीं राणा लाखा के शासनकाल में एक बंजारे द्वारा अपने मरे हुए बैलों की याद में करवाया गया था। तो देखिए, लिखिए, पिछोला झील का निर्माण राणा लाखा के शासनकाल में एक बंजारे ने अपने मरे हुए बैलों की याद में करवाया था। ऐसा कहा जाता है कि इस बंजारे का नाम पिच्छू था और इसीलिए इस झील का नाम पिछोला रखा गया। तो देखिए, लिखिए, इस बंजारे का नाम पिच्छू था, इसीलिए इस झील का नाम पिछोला पड़ा। कुछ बुक्स में, कुछ गाइड्स में इस बंजारे का नाम चिड़ीमार भी मिलता है, इसीलिए आप इसका ये चिड़ीमार नाम भी ध्यान रखना। और देखिए दोस्तों, जब इस बंजारे के बारे में ये नाम पढ़ते हैं चिड़ीमार या पिच्छू, तो हमारे दिमाग में क्या इमेज बनती है कि ये कोई बहुत ही गरीब बंजारा होगा, इसके बैल मर गए होंगे, इसने फावड़ा लेकर के पिछोला झील को खोद दिया होगा। ऐसा नहीं था। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा क्या कहते हैं कि ये बहुत ही धनाढ्य एक बंजारा था, बहुत पैसे थे इसके पास और ये अपने बैलों से अथाह प्रेम करता था। और जब इसके बैल मारे गए तो उसने अपने बैलों की स्मृति में इस पिछोला झील का निर्माण करवाया था। पैसे दिए थे, खुद नहीं खोदा। तो इसकी इमेज थोड़ी आप अपने दिमाग में सुधारिए, ये बहुत ही पैसे वाला बंजारा था एक। दूसरा मत भी आता है पिछोला झील के नामकरण को लेकर के। कुछ लोग ये कहते हैं कि जहां पर पिछोला झील बनी हुई है, पहले वहां पर पिछोली नाम का एक गांव हुआ करता था, इसीलिए इस झील का नाम क्या पड़ा? पिछोला पड़ा। तो आपको यह भी ध्यान रखना है। देखो, एक अन्य मत के अनुसार यह झील पिछोली गांव में होने के कारण पिछोला कहलाती है। अब देखिए, पिछोला झील में एक स्थान है, उसका नाम है बीजरी। बीजरी नामक स्थान पर एक चबूतरा बना हुआ है और उस चबूतरे को कहा जाता है नटनी का चबूतरा। अभी आगे समझाऊंगा मैं आपको क्या है, लेकिन आप एक बार पहले सब कुछ लिख लीजिए। देखिए, पिछोला झील पर बीजरी नामक स्थान पर क्या बना हुआ है? नटनी का चबूतरा। क्या बना हुआ है? नटनी का चबूतरा। नटनी किसे कहते हैं? जो रस्सियों पे चल करके करतब दिखाते हैं जो बच्चे, उनको नट कहा जाता है। और उनकी जो लड़कियां होती है, स्त्रियां होती है, उनको नटनी कहा जाता है। देखिए, ये जो नटनी है, जो रस्सी पर चल करके करतब दिखाती थी, बगैर किसी सहारे के रस्सी पर जो चलती थी, इस नटनी का नाम भी आपसे पूछा जाता है। तो इस नटनी का नाम क्या है? इस नटनी का नाम है गलकी। तो लिखिए, इस नटनी का नाम गलकी था। अब देखिए, इसकी पूरी कहानी मैं आपको बताता हूं कि क्या थी। एक बार क्या हुआ कि नटनी मेवाड़ राज्य में आई हुई थी और रस्सी पर चल करके करतब दिखा रही थी। मेवाड़ के कुछ सामंतों ने इसके करतब को देखा और जाकर के राणा लाखा से कहा कि हमारे राज्य में एक इस प्रकार की नटनी आई हुई है जो बहुत ऊंचाई पर बिना किसी सहारे के रस्सी पर चलती है और आपको उसका खेल देखना चाहिए। राणा लाखा ने गलकी को बुलाया। गलकी मेवाड़ दरबार में आई और राणा लाखा ने उससे कहा कि तुम कितना लंबा या कितनी दूर तक या कितनी ऊंचाई पर बिना सहारे के चल सकती हो? तो नटनी गलकी ने कहा कि जैसा आप कहेंगे, जैसा आप आदेश करेंगे, उतना मैं आपको चल करके दिखा दूंगी। तो राणा लाखा ने इससे कहा कि क्या तुम पिछोला झील को बिना किसी सहारे के रस्सी पर चल के पार कर सकती हो? तो नटनी ने कहा कि बिल्कुल मैं इसको कर सकती हूँ। तो राणा लाखा ने देखिए क्या कहा गलकी से कि अगर तुमने पिछोला झील को बिना किसी सहारे के रस्सी पर चल करके पार कर लिया तो मैं तुम्हें मेवाड़ का आधा राज्य प्रदान कर दूंगा। नटनी ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया, गलकी ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और रस्सी बांधी गई पिछोला झील के आर पार और नटनी गलकी ने उस रस्सी पर चलना शुरू किया। गलकी ने रस्सी पर चलते हुए आधी झील को पार कर लिया और जैसे ही वो पूरी झील को पार करने वाली थी, मेवाड़ के कुछ सामंतों ने सोचा कि अगर इस नटनी ने पूरी झील को पार कर लिया तो इसको मेवाड़ का आधा राज्य देना पड़ जाएगा। इसीलिए कुछ सामंतों ने उस रस्सी को काट दिया जिस पर गलकी चल रही थी। ऐसा करने से क्या हुआ कि गलकी पिछोला झील में डूब करके मर गई और राणा लाखा को इसका बहुत दुख हुआ। इसीलिए राणा लाखा ने इस गलकी की स्मृति में बीजरी नामक स्थान पर नटनी का चबूतरा बनाया। तो ये किस नटनी का चबूतरा है? यह है गलकी नामक नटनी का चबूतरा। तो आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ये जो घटना मैंने आपको बताई पूरी की पूरी, ये यहां पे मैं लिख देता हूं, इसके बारे में ज्यादा कुछ बात करने का है नहीं। आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको पढ़ लेना। और वैसे मैं आपको पीडीएफ भी इसके उपलब्ध करवा रहा हूं, टेलीग्राम चैनल पे जाकर के आप इसके पीडीएफ भी ले लेना। अब देखिए, जो अगली बात आती है पिछोला झील को लेकर के, वो क्या आती है कि पिछोला झील में दो बिल्डिंग्स बनी हुई है। एक बिल्डिंग का नाम है जग मंदिर और एक बिल्डिंग का नाम है जग निवास। आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए,
इधर जो आपको ये बिल्डिंग दिख रही है इसको कहा जाता है जग मंदिर। अंग्रेजी में इस बिल्डिंग को क्या कहते हैं? लेक गार्डन पैलेस। लेक गार्डन पैलेस इसको अंग्रेजी में कहा जाता है। जबकि जो जगत निवास है उसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में? होटल लेक पैलेस। तो आप इसका भी ध्यान रखना कि अंग्रेजी में इनको क्या क्या कहा जाता है। इस बिल्डिंग के बारे में आपसे क्या पूछा जाएगा कि पिछोला झील के बीच में जग मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों देखो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि जग मंदिर के जो निर्माण की शुरुआत है, मेवाड़ के भविष्य में एक राजा होंगे, उनका नाम होगा करण सिंह। करण सिंह ने जग मंदिरों के निर्माण की शुरुआत की थी और इन जग मंदिरों का जो पूरा निर्माण है वो उनके पुत्र के शासनकाल में हुआ था, जिनका नाम है जगत सिंह प्रथम। तो जगत सिंह प्रथम के नाम पर ही इन महलों का नाम क्या रखा गया? जग मंदिर रखा गया। और जो इधर आपको बिल्डिंग दिख रही है जिसको जग निवास या जगत निवास कहा जाता है, इसका निर्माण किसने करवाया था? जगत सिंह द्वितीय ने। इसीलिए इसको जग निवास या जगत निवास कहा जाता है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? होटल लेक पैलेस। तो देखिए जब कभी आप उदयपुर जाए तो यहाँ पर आप घूम के आ सकते हैं। जो जग मंदिर है उदयपुर का एक टूरिस्ट पॉइंट है, यहाँ पर आप टिकट लेकर के घूम के आ सकते हैं। जबकि ये एक 5 स्टार होटल है। ऐसा कहा जाता है कि इस होटल का जो न्यू ईयर के समय किराया होता है एक रात का 4-5 लाख रुपए एक कमरे का इसका किराया होता है। तो आप यहाँ पर भी जा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों चलिए वापस अब हम लिखेंगे, इसीलिए राणा लाखा ने गलकी की स्मृति में नटनी के चबूतरे का निर्माण करवाया था। और पिछोला झील में जग मंदिर के निर्माण की शुरुआत महाराणा करण सिंह ने करवाई थी, जबकि जग मंदिर का कार्य जगत सिंह प्रथम ने पूर्ण करवाया था, इसीलिए ये जग मंदिर कहलाए। जबकि जग निवास या जगत निवास किसने बनवाया था? देखिए पिछोला झील में जग या जगत निवास महलों का निर्माण महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने करवाया था, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? जग निवास या जगत निवास। और वर्तमान में इसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में? होटल लेक पैलेस। तो आप कंफ्यूज मत होना, एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका भी ले लीजिए। पहले आप इसका ले लीजिए और अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए दोस्तों अब बात करेंगे राणा लाखा एवं बूंदी के नकली दुर्ग की कथा के बारे में। राणा लाखा एवं बूंदी के नकली दुर्ग की कथा, क्या है यह कथा? तो देखिए इसी क्लास में हमने पहले क्या देखा है कि राणा लाखा के पिता कौन थे? राणा क्षेत्र सिंह। राणा क्षेत्र सिंह की मृत्यु कैसे हुई थी? हाड़ौती का जो राजा था लाल सिंह हाड़ा के साथ युद्ध में ही राणा क्षेत्र सिंह की मृत्यु हुई थी। आप देखिए ताकि आप अच्छे से समझ सके, पहली स्लाइड में हमने देखा है ये देखिए, लाल सिंह हाड़ा के साथ युद्ध में ही राणा क्षेत्र सिंह अथवा खेता की मृत्यु हुई थी। राणा क्षेत्र सिंह कौन थे? राणा लाखा के पिता थे। तो देखिए मैं आपको समझाता हूं। देखिए क्या हुआ कि जब राणा क्षेत्र सिंह की मृत्यु हुई लाल सिंह हाड़ा के साथ युद्ध में, उसके बाद मेवाड़ के अगले राजा कौन बने? राणा लाखा। जब राणा लाखा मेवाड़ के अगले शासक बने तो उन्होंने अपने सामंतों को बुलाया और लाल सिंह हाड़ा के साथ युद्ध में अपने जो पिता की मृत्यु हुई थी उसके बारे में पूछा कि मेरे पिता की मृत्यु लाल सिंह हाड़ा के साथ क्यों हुई। तो उनके सामंतों ने क्या कहा कि लाल सिंह हाड़ा के साथ एक बूंदी का सरदार था, उस बूंदी के सरदार का नाम था देवी सिंह। अगर देवी सिंह लाल सिंह हाड़ा के साथ नहीं होता तो आपके पिता की मृत्यु नहीं होती। इतना सुनते ही राणा लाखा क्रोधित हो उठे और उन्होंने एक प्रण ले लिया कि मैं जब तक लाल सिंह हाड़ा को ना जीत लूंगा तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। इतना सुनते ही जो मेवाड़ के सामंत थे, राणा लाखा के सामंत थे, उनको राणा लाखा की चिंता हो गई कि अगर इन्होंने अन्न जल ग्रहण नहीं किया तो इनकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि इतना जल्दी देखो किसी भी देश को जीत पाना, किसी भी राज्य को जीत पाना संभव नहीं होता। तो जो राणा लाखा के सामंत थे उन्होंने राणा लाखा से कहा कि हे राणा जी, आप अपने प्रण को तोड़ लीजिए, नहीं तो आपकी मृत्यु हो जाएगी और इतना जल्दी बूंदी को जीत पाना संभव नहीं है। लेकिन राणा लाखा अपने जिद पर अड़े रहे, उन्होंने अपना प्रण नहीं तोड़ा और अंत में राणा लाखा ने यह कहा कि आप इस प्रण को तोड़वाने का कोई रास्ता निकालेंगे तो ही मैं इस प्रण को तोड़ूंगा, अगर आप बूंदी को जीतेंगे तो ही मैं इस प्रण को तोड़ूंगा। तो देखिए मेवाड़ के जो सामंत थे उन्होंने क्या किया, राणा लाखा से कहते हैं कि अभी हम क्या करते हैं कि मेवाड़ की सीमा के अंदर जो नकली बूंदी एक बनाई जाएगी, बूंदी का एक नकली दुर्ग बनाया जाएगा और अभी आप उस नकली बूंदी को जीत करके एक सांकेतिक रूप से उस नकली बूंदी को आप जीत लीजिए और जब आप अपना प्रण तोड़ लेंगे, अन्न जल ग्रहण जब आप करने लग जाएंगे और आप जीवित रहेंगे, तो जीवित रहे तो असली बूंदी को भी अपन एक ना एक दिन जीत लेंगे। तो राणा लाखा मान तो गए उनकी बातों को, लेकिन राणा लाखा ने अपने सामंतों के सामने एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि नकली बूंदी की सुरक्षा में जरूर कोई बूंदी का कोई ना कोई सैनिक होना चाहिए।
तो राणा लाखा के सैनिकों ने क्या किया, अपनी सेना में से बूंदी के सैनिकों की तलाश करी और राणा लाखा की सेना में बूंदी का एक लड़का काम करता था। उस लड़के का नाम था कुंभाहाडा। कुंभाहाडा को बुलाया गया और ये समझाया गया कि हमारे राणा लाखा ने एक इस प्रकार का प्रण ले लिया है कि अगर ये जब तक बूंदी को नहीं जीत लेंगे तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। अब इनके प्राण संकट में है, हमें इनके प्राणों को बचाना है। तो आप क्या करेंगे कि जो नकली बूंदी बनाई जाएगी, मिट्टी की बूंदी बनाई जाएगी, मिट्टी का जो बूंदी का दुर्ग बनाया जाएगा उसकी सुरक्षा में आप रहेंगे। और जब राणा लाखा अपनी सेना सहित नकली बूंदी को जीतने के लिए आएंगे तब आप अपनी तलवार को राणा लाखा के चरणों में रख करके आत्मसमर्पण कर दीजिएगा। उससे यह होगा कि राणा लाखा नकली बूंदी को जीत करके अपना प्रण तोड़ देंगे और जीवित रहेंगे। तो कुंभाहाडा तब उनकी बात को मान गया और कुंभाहाडा के साथ 300 राजपूतों को नकली बूंदी की सुरक्षा में लगाया गया। कुछ समय के बाद में राणा लाखा अपनी सेना सहित आए और नकली बूंदी पर आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण में बात तो क्या हुई थी कि कुंभाहाडा को आत्मसमर्पण करना था, लेकिन कुंभाहाडा क्योंकि बूंदी का रहने वाला था और उससे बूंदी का पतन देखा नहीं गया और राणा लाखा की सेना के साथ वो लड़ता लड़ता मारा गया। तो यही बूंदी की नकली दुर्ग की कथा है। कुंभाहाडा नाम के व्यक्ति का नाम आपको ध्यान रखना है, ज्यादा इसमें से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। कुंभाहाडा नाम के व्यक्ति का आपको नाम ध्यान रखना है। तो देखिए जो भी कहानी मैंने आपको कही है वो पूरी कहानी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, क्योंकि इसमें जो आपको याद रखना है केवल और केवल इस कुंभाहाडा नाम के जो लड़के का या नौजवान का नाम आपको ध्यान रखना है कि बूंदी के नकली दुर्ग के पतन को बचाने के लिए महाराणा लाखा की सेना का कौन सा सैनिक मारा गया था। तो ये कुंभाहाडा बूंदी का रहने वाला था, इसीलिए इससे बूंदी के नकली दुर्ग का पतन भी नहीं देखा गया। तो बूंदी वालों को भी सलाम है ऐसी वीरता के लिए। तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं राणा लाखा के जोधपुर अथवा मारवाड़ राज्य के साथ वैवाहिक संबंधों के बारे में। देखिए इनके वैवाहिक संबंध कैसे बने थे जोधपुर राज्य के साथ, बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक घटनाक्रम है। तो देखिए मेवाड़ के राजा कौन है अभी, राणा लाखा, इन्हीं के वैवाहिक संबंध बनेंगे जोधपुर राज्य के साथ। तो इनके समय में भी जो जोधपुर का राजा था या मारवाड़ का राजा था वो कौन था, उसका नाम था राव चूड़ा राठौड़। राठौड़ों का शासन था जोधपुर के ऊपर या मारवाड़ के ऊपर। इस समय तक जोधपुर बसा नहीं था, इस समय तक जोधपुर को मारवाड़ राज्य कहा जाता था, लेकिन आप अच्छे से समझ पाए इसीलिए मैं इसको बार बार जोधपुर राज्य बोल रहा हूं। जोधपुर अभी बाद में बसेगा, भविष्य में बसेगा। तो देखिए जोधपुर के जो शासक अभी कौन है, राणा लाखा के समकालीन राव चूड़ा राठौड़। राव चूड़ा राठौड़ के दो पत्नियां थी। इनकी एक पत्नी से जो इनका बड़ा पुत्र था उसका नाम था रणमल राठौड़, और जो इनकी दूसरी पत्नी थी उससे इनका जो छोटा पुत्र था उसका नाम था कान्हा। राव चूड़ा राठौड़ अपनी दूसरी पत्नी जिसका नाम क्या था, किशोरी देवी, जो कि कान्हा की माता थी, उससे ज्यादा प्रेम करते थे। इसीलिए राव चूड़ा ने क्या किया, एक आज्ञा जारी करी कि मेरी मृत्यु के बाद में जो जोधपुर अथवा मारवाड़ का अगला राजा बनेगा वो कौन बनेगा, मेरा छोटा पुत्र कान्हा बनेगा। जबकि परंपरा क्या थी कि राजा की मृत्यु के बाद में जो अगला राजा बनता था वो कौन बनता था, राजा का बड़ा बेटा। तो जोधपुर के जो राव चूड़ा राठौड़ थे इन्होंने क्या किया, छोटा पुत्र होने के बाद भी राव चूड़ा द्वारा मारवाड़ का राजकुमार घोषित किया गया। किसे, छोटे पुत्र कान्हा को। इससे क्या हुआ, जो इनका बड़ा पुत्र था रणमल राठौड़, रणमल राठौड़ काफी क्रोधित हो गया और रणमल राठौड़ के एक सगी बहन थी उसका नाम था हंसाबाई। रणमल राठौड़ अपनी सगी बहन हंसाबाई को साथ लेकर के मेवाड़ चला आया राणा लाखा की सेवा में। तो देखिए लिखिए, रणमल राठौड़ अपनी बहन को साथ लेकर मेवाड़ आ गया। अब देखिए जब रणमल राठौड़ मेवाड़ आया तो वो अपनी बहन हंसाबाई का विवाह करना चाहता था। जो मेवाड़ के शासक हैं राणा लाखा, इनके एक पुत्र थे उनका नाम है राणा चूड़ा। क्या नाम है, राणा चूड़ा। इनके बड़े पुत्र कौन है, राणा चूड़ा। राणा चूड़ा से रणमल अपनी बहन हंसाबाई का विवाह करना चाहता था। क्यों करना चाहता था, क्योंकि रणमल एक बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, इसीलिए अपनी बहन का विवाह ये राणा लाखा के पुत्र राणा चूड़ा से करना चाहता था। तो लिखिए, रणमल अपनी बहन हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के राजकुमार चूड़ा से करना चाहता था। लेकिन देखो दोस्तों, एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई कि रणमल की बहन का विवाह राणा चूड़ा से ना होकर के राणा चूड़ा के पिता राणा लाखा के साथ हुआ। तो देखिए लिखिए, परिस्थितिवश हंसाबाई का विवाह राजकुमार चूड़ा के पिता राणा लाखा के साथ संपन्न हुआ। देखिए क्या हुआ था,
आप पूरा घटनाक्रम समझिए। जब राजा महाराजाओं का समय था तो राजा महाराजा अपनी बहन बेटियों के विवाह का प्रस्ताव लेकर के खुद नहीं जाते थे, अपने किसी प्रतिनिधि को भेजते थे। और जो विवाह के प्रस्ताव का प्रतीक होता था वो क्या होता था, एक नारियल भेंट करना। अगर आप नारियल लेके जा रहे हो इसका मतलब क्या होगा कि आप किसी ना किसी के विवाह का प्रस्ताव लेके जा रहे हो। तो रणमल ने क्या किया, अपनी बहन हंसाबाई के विवाह का प्रस्ताव एक नारियल के प्रतीक के रूप में अपनी प्रतिनिधि के साथ मेवाड़ के दरबार में राणा लाखा के पास भेजा। क्यों भेजा था, राणा चूड़ा से विवाह करवाने के लिए। और जैसे ही रणमल के प्रतिनिधि ने वो नारियल ले जा करके राणा लाखा को दिया मेवाड़ राज दरबार में, तो राणा लाखा के मुंह से अनायास ये शब्द निकल गए कि बुढ़ापे में मेरे लिए नारियल कौन भेजेगा। जब इस बात का पता राणा चूड़ा को लगा तो उनको लगा कि मेरे पिता अभी भी एक विवाह करना चाहते हैं। तो राणा चूड़ा पहुंचे रणमल के पास, और राणा चूड़ा रणमल के पास जाके रणमल को क्या बोलते हैं कि आप अपनी बहन का विवाह मेरे से ना करके मेरे पिताजी से कर दीजिए। इस पर रणमल ने यह कहा कि मैं अपनी बहन का विवाह एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ क्यों करूं, क्योंकि भविष्य में जब राणा लाखा की मृत्यु होगी तो मेवाड़ के अगले राजा आप बनेंगे, मेरी बहन को क्या मिलेगा। तो राणा चूड़ा ने रणमल से कहा कि अगर ऐसा हुआ, भविष्य में आपकी बहन हंसाबाई एवं मेरे पिता के कोई पुत्र हुआ, तो मैं आपको वचन देता हूं कि मेवाड़ का अगला राजा वही व्यक्ति बनेगा। मैं कभी भी मेवाड़ की राजगद्दी पर अपना अधिकार नहीं जताऊंगा। इस प्रकार का वचन किसने लिया, राणा लाखा के पुत्र राणा चूड़ा ने। और इसी वचन के कारण राणा चूड़ा को राजस्थान का भीष्म कहा जाता है। देखिए, मेवाड़ के भीष्म या राजस्थान के भीष्म अपना राज्य मोकल के पक्ष में त्याग किया। मोकल कौन है, जब रणमल अपनी बहन का विवाह राणा लाखा के साथ करेगा, हंसाबाई का विवाह राणा लाखा के साथ करेगा, और इस विवाह के बाद में राणा लाखा और रणमल की बहन के जो पुत्र पैदा होगा उसी पुत्र का नाम क्या होगा, मोकल होगा, और मोकल ही मेवाड़ का अगला राजा बनेगा। तो आप ध्यान रखना, ये कौन है, छोटे पुत्र राणा मोकल। राणा मोकल कहां से कब हुए थे, रणमल की बहन हंसाबाई के विवाह के बाद उत्पन्न हुए। तो आप ध्यान रखना, इनके जो वास्तविक उत्तराधिकारी थे राणा लाखा के वो कौन थे, राणा चूड़ा थे। लेकिन राणा चूड़ा ने भीष्म प्रतिज्ञा कर ली थी कि अगर रणमल की बहन हंसाबाई एवं मेरे पिता राणा लाखा के कोई पुत्र होगा तो मैं कभी भी मेवाड़ की राजगद्दी पर अपना अधिकार नहीं जताऊंगा, कभी भी मेवाड़ का राजा बनने के लिए आपसे नहीं कहूंगा। तो देखिए कुछ इस प्रकार से हैं। अब हमने जो समझा है एक बार हम उसको आगे लिखेंगे। तो देखिए क्या हुआ था, राणा लाखा के जोधपुर राज्य के साथ वैवाहिक संबंध। देखिए, जोधपुर के शासक राव चूड़ा ने अपने बड़े पुत्र रणमल के स्थान पर अपनी दूसरी पत्नी किशोरी देवी के प्रभाव में आकर किशोरी देवी एवं अपने छोटे पुत्र कान्हा को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। ये हमने समझा है, ये देखिए ये हमने यहाँ पे समझा है। इसके बाद में क्या हुआ, रणमल नाराज हो गया, और रणमल नाराज होकर के कहां पे आ गया, मेवाड़ राज्य की सेवा में चला आया अपनी बहन हंसाबाई को लेकर के। तो देखिए इससे नाराज होकर जोधपुर का बड़ा राजकुमार रणमल राठौड़ अपनी बहन हंसाबाई को साथ लेकर मेवाड़ राज्य की सेवा में चला आया। मेवाड़ आने के बाद में रणमल ने क्या किया था, अपनी बहन के विवाह का प्रस्ताव एक नारियल के प्रतीक के रूप में राणा लाखा के सामने भेजा, और राणा लाखा ने यह कहा कि बुढ़ापे में मेरे लिए कौन विवाह का प्रस्ताव लेके आया है। तो देखिए, रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई के विवाह का नारियल मेवाड़ के राणा लाखा के पुत्र चूड़ा हेतु मेवाड़ दरबार में भिजवाया था। जब रणमल के प्रतिनिधि ने वो नारियल राणा लाखा को दिया, तब राणा लाखा के मुंह से अनायास ये शब्द निकल गए कि बुढ़ापे में मेरे लिए कौन नारियल भेजेगा। तो देखिए जब ऐसा हुआ, रणमल को इस बात का पता चला, राणा चूड़ा को इस बात का पता चला, तो रणमल ने इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा के साथ इस शर्त पर किया कि भविष्य में अगर हंसाबाई एवं राणा लाखा के कोई पुत्र होगा तो मेवाड़ का अगला राजा वही बने, तो मैं अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा जैसे बुजुर्ग व्यक्ति के साथ भी कर सकता हूं। तो देखिए, तब रणमल ने इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अपनी बहन हंसाबाई का विवाह महाराणा लाखा के साथ इस शर्त पर करने हेतु तैयार हो गया कि भविष्य में हंसाबाई द्वारा उत्पन्न संतान कौन होगी, राणा मोकल उत्पन्न होंगे हंसाबाई से। उत्पन्न संतान को ही मेवाड़ का शासक बनाना पड़ेगा, तो मैं अपनी बहन का विवाह राणा लाखा के साथ कर सकता हूं। लेकिन हमने क्या देखा है कि राणा लाखा के पहले से एक पुत्र है, राणा लाखा के पहले से एक पुत्र है, और वो कौन है, राणा चूड़ा है।
राणा लाखा की मृत्यु के बाद में जो मेवाड़ के अगले राजा वास्तव में बनने चाहिए वो कौन बनने चाहिए, राणा चूड़ा बनेंगे। तो ये सोच करके राणा लाखा चिंतित हो गए कि मेरे तो पहले से एक पुत्र है, मैं कैसे किसी दूसरे को राणा चूड़ा का अधिकार दे सकता हूं। तो देखिए क्या हुआ, परंतु रणमल के इस प्रस्ताव और शर्त के कारण राणा लाखा दुविधा में पड़ गए, क्योंकि राणा लाखा के पहले से एक पुत्र राणा चूड़ा थे जो कि मेवाड़ के वास्तविक उत्तराधिकारी थे। तो देखिए इस यहां तक का घटनाक्रम हमने देख लिया है और इसको लिख भी लिया है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए पहले, फिर चलेंगे। देखो यहाँ पे एक बात का और ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे चूड़ा नाम के दो व्यक्ति है। एक तो ये जोधपुर के राजा का नाम क्या है, चूड़ा राठौड़ है, जबकि जो मेवाड़ के राजकुमार है राणा लाखा के पुत्र, इनका नाम क्या है, राणा चूड़ा है। तो चूड़ा नाम के दो व्यक्ति है, आप कंफ्यूज मत होना। एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलेंगे, देखिए हम आगे। चलिए अब देखिए, रणमल की शर्त सुनकर के राणा लाखा दुविधा में पड़ चुके हैं, क्योंकि उनके पहले से एक पुत्र है जिसका नाम है राणा चूड़ा, और मेवाड़ का वास्तविक उत्तराधिकारी कौन है, राणा चूड़ा ही है। लेकिन रणमल ने क्या शर्त रख दी कि मैं अपनी बहन का विवाह आपसे कर सकता हूं केवल और केवल इस शर्त पर कि भविष्य में अगर आपके कोई पुत्र होगा तो वही मेवाड़ का राजा बने। जब ये बात राणा चूड़ा को पता चली तो उन्होंने रणमल से कहा कि आप बेफिक्र होकर के अपनी बहन हंसाबाई का विवाह मेरे पिता अर्थात राणा लाखा के साथ करिए। मैं आपको वचन देता हूं कि भविष्य में अगर इनके कोई पुत्र उत्पन्न हुआ तो वही मेवाड़ का राजा बनेगा। मैं कभी भी मेवाड़ की राजगद्दी पर अपना अधिकार नहीं जताऊंगा। राणा चूड़ा के इसी वचन के कारण राणा चूड़ा को मेवाड़ अथवा राजस्थान का भीष्म कहा जाता है। तो देखिए लिखिए, राजस्थान का भीष्म राणा चूड़ा सिसोदिया। देखिए इनको भीष्म क्यों कहा जाता है, महाभारत आपने देखी होगी, महाभारत में जो भीष्म पितामह हैं उनके पिता के सामने भी अर्थात पितामह भीष्म के पिता के सामने भी कुछ इसी प्रकार की परिस्थिति निर्मित हुई थी, जिसमें उनसे कहा गया था कि अगर आप नई नवेली दुल्हन से उत्पन्न संतान को ही हस्तिनापुर का अगला राजकुमार घोषित करें तब तो मैं आपसे विवाह कर सकती हूँ। जब भी पितामह भीष्म को इस शर्त का पता चला तो पितामह भीष्म ने भी कुछ इसी प्रकार की एक शपथ ली थी, इसी प्रकार का एक वचन उठाया था कि मैं भविष्य में कभी भी हस्तिनापुर की राजगद्दी पर अपना अधिकार नहीं जताऊंगा और मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। मैं तो शादी ही नहीं करूंगा, विवाह ही नहीं करूंगा। यहां पर राणा चूड़ा शादी करेंगे, विवाह करेंगे, लेकिन केवल और केवल मेवाड़ की राजगद्दी पर अपना अधिकार साबित नहीं करेंगे, अपना अधिकार नहीं जताएंगे। तो देखिए आप समझ गए होंगे कि इनको भीष्म क्यों कहा जाता है। तो देखिए कौन थे राणा चूड़ा, यह महाराणा लाखा के बड़े पुत्र व मेवाड़ राज्य के वास्तविक उत्तराधिकारी थे। लेकिन शर्त क्या थी, रणमल अपनी बहन का विवाह राणा लाखा से किस शर्त पर कर रहा था कि उनसे उत्पन्न होने वाली संतान ही अगर आने वाले समय में मेवाड़ का राजा बने तभी मैं अपनी बहन का विवाह राणा लाखा के साथ करूंगा। तो देखिए, किंतु रणमल राठौड़ की बहन हंसाबाई के विवाह पश्चात उत्पन्न संतान और कौन होंगे, महाराणा मोकल होंगे भविष्य में। मोकल को ही अगर मेवाड़ का महाराणा घोषित किया जाना एक शर्त थी, मोकल को ही मेवाड़ का महाराणा घोषित किया जाना एक शर्त थी, और इस शर्त को राणा चूड़ा ने अपने पिता राणा लाखा के सम्मान के लिए निभाया। तो देखिए लिखिए, इस शर्त को राणा चूड़ा ने अपने पिता राणा लाखा के सम्मान हेतु स्वीकार किया और मेवाड़ का राजपाट अपने सौतेले भाई मोकल के पक्ष में, जो कि भी भविष्य में पैदा होंगे, मोकल के पक्ष में त्याग करने की प्रतिज्ञा कर ली। इसी प्रतिज्ञा के कारण राणा चूड़ा को राजस्थान अथवा मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। तो देखिए, इसीलिए राणा चूड़ा को राजस्थान का भीष्म कहा जाता है या मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए अब देखिए, जब राणा चूड़ा ने भीष्म प्रतिज्ञा करी कि मैं या मेरे वंशज कभी भी मेवाड़ की राजगद्दी पर अपना अधिकार नहीं जताएंगे, तो जो इनके पिता थे राणा लाखा ने इनके इस कार्य से प्रभावित होकर के, प्रसन्न होकर के राणा चूड़ा को कुछ विशेषाधिकार एवं सलम्बुर सहित प्रथम श्रेणी के 4 ठिकाने उपलब्ध करवाए। तो देखिए लिखिए, राणा चूड़ा की भीष्म प्रतिज्ञा के बाद इनके पिता राणा लाखा ने उनके त्याग भावना के बदले क्या किया था, सलुम्बुर सहित प्रथम श्रेणी के 4 ठिकाने और कुछ विशेषाधिकार इनको प्रदान किए थे। लिखिए, मेवाड़ राज्य के सलुम्बुर सहित प्रथम श्रेणी के 4 ठिकाने एवं कुछ विशेषाधिकार
राणा चूड़ा को सम्मान उपलब्ध करवाए। देखिए सलुम्बुर ठिकाने का आप ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि राणा चूड़ा का संबंध कौन से ठिकाने से है, तो कौन से ठिकाने से है, सलुम्बुर के ठिकाने से इनका संबंध है। अब बात करते हैं उन विशेषाधिकारों के ऊपर कि राणा लाखा ने राणा चूड़ा एवं उनके होने वाले वंशजों को कौन कौन से विशेषाधिकार प्रदान किए थे। तो देखिए पहला विशेषाधिकार क्या था कि मान लीजिए भविष्य में कभी भी मेवाड़ के राजा के चुनाव को लेकर के कोई समस्या उत्पन्न हो तो उस चुनाव प्रक्रिया में सलुम्बुर का जो सामंत रहेगा उस समय का जो भी, उसका प्रत्यक्ष योगदान रहेगा उसमें। तो देखिए लिखिए, भविष्य में मेवाड़ के महाराणा के चुनाव में सलुम्बुर का सामंत प्रत्यक्ष योगदान देगा। दूसरा विशेषाधिकार क्या था कि मेवाड़ का सेना का जो सेनापति होगा हमेशा हमेशा के लिए वो कौन होगा, सलुम्बुर का सामंती होगा, अर्थात राणा चूड़ा या राणा चूड़ा के वंशज ही होंगे। तो देखिए लिखिए, सलुम्बुर का सामंत ही मेवाड़ राज्य का स्थायी सेनापति होगा। तीसरा विशेषाधिकार क्या दिया राणा लाखा ने राणा चूड़ा को कि मेवाड़ राज्य के जो भी महत्वपूर्ण निर्णय होंगे उन निर्णयों में सलुम्बुर के सामंत की सहमति आवश्यक होगी एवं जो भी राजकीय पत्र होंगे राजकीय पत्रों पर सलुम्बुर के सामंत की मोहर जो कि भाले के प्रकार की होती है, भाले की मोहर अनिवार्य रहेगी। तो देखिए लिखिए, मेवाड़ के शासन प्रबंध एवं महत्वपूर्ण निर्णयों में सलुम्बुर के सामंत की सहमति एवं उनकी भाले की मोहर आवश्यक होगी। देखिए, एवं उनके भाले के चिन्ह की मोहर आवश्यक होगी। चौथा विशेषाधिकार क्या है कि जब कभी भी मेवाड़ का महाराणा अपने पद पर ना हो, कहीं पर बाहर गया हुआ हो या राजा का पद रिक्त हो, उस स्थिति में मेवाड़ का जो कार्य संचालन है वो कौन संभालेगा, सलुम्बुर का जो भी सामंत होगा उस समय वो। तो देखिए, जब कभी मेवाड़ का राजा अपने राज्य में ना हो या राजा का पद रिक्त हो तो ऐसी स्थिति में मेवाड़ के राजकार्य का संचालन सलुम्बुर का सामंत संभालेगा। अब देखिए, लेकिन हमने क्या देखा है, चूंकि इस समय इस विवाह के समय जो राणा लाखा है उनकी उम्र काफी अधिक थी, वे बुजुर्ग थे, तो विवाह के कुछ समय बाद में ही, मोकल के जन्म के कुछ समय बाद में ही राणा लाखा की मृत्यु हो जाती है। राणा लाखा की मृत्यु हो जाने के बाद में जो रणमल है, रणमल मेवाड़ को अपने अधिकार में करना चाहता है लेकिन अधिकार में कर नहीं पाता। क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि इस समय जो मेवाड़ राज्य की देखभाल है वे कौन कर रहे हैं, राणा चूड़ा कर रहे हैं। रणमल राणा चूड़ा को मेवाड़ राज्य से दूर भेजना चाहता है। इसके लिए रणमल क्या करता है, अपनी बहन हंसाबाई से यह कहता है कि मुझे ऐसा लगता है मौका मिलते ही राणा चूड़ा तुम्हारे पुत्र राणा मोकल की हत्या कर देगा और मेवाड़ राज्य पे अधिकार कर लेगा। तो या तो तुम ये मेवाड़ को छोड़ करके जोधपुर चले जाओ या फिर राणा चूड़ा को मेवाड़ छोड़ करके जाने के लिए आप उनसे कहो। तो हंसाबाई राणा चूड़ा से क्या कहती है कि या तो आप मेवाड़ छोड़ करके चले जाइए, नहीं तो हम मेवाड़ को छोड़ करके हमारे पीहर जोधपुर चले जाएंगे। इससे क्या हुआ कि जो राणा चूड़ा है वे मेवाड़ को छोड़ करके चले गए मालवा, और मालवा का एक सुल्तान था होशांग, होशांग की सेवा में राणा चूड़ा मालवा में चले गए। तो देखिए लिखिए, कालांतर में महाराणा लाखा की राठौड़ रानी हंसाबाई को राजकुमार राणा चूड़ा की मंशा पर संदेह हुआ, इसीलिए राजकुमार चूड़ा मेवाड़ राज्य को छोड़कर मालवा के सुल्तान होशांग की सेवा में चले गए। अब जब राणा चूड़ा मालवा के सुल्तान होशांग की सेवा में जा चुके हैं तो रणमल के लिए मेवाड़ पर अधिकार करना बहुत आसान हो चुका है। क्यों, क्योंकि देखिए राणा लाखा की मृत्यु हो चुकी है, जो राणा चूड़ा है वे कहां जा चुके हैं, मालवा, और जो राणा मोकल है वे भी बहुत छोटे हैं, बालक हैं। तो रणमल ने क्या किया, मेवाड़ राज्य को अपने अधिकार में करने के लिए मेवाड़ राज्य में तरह तरह के हस्तक्षेप किए। इन हस्तक्षेपों से परेशान होकर के इनकी बहन जो थी हंसाबाई कालांतर में राणा चूड़ा को पुनः मालवा से मेवाड़ आमंत्रित करती है। तो देखिए, किंतु बाद में मेवाड़ के प्रशासन में अपने भाई रणमल राठौड़ के बढ़ते हुए हस्तक्षेप के कारण हंसाबाई ने राणा चूड़ा को पुनः मेवाड़ आमंत्रित किया, क्योंकि रणमल राठौड़ ने राणा चूड़ा के छोटे भाई कौन थे, राघवदेव। रणमल ने मेवाड़ पर अधिकार करने के लिए राणा चूड़ा के छोटे भाई राघवदेव तक की हत्या करवा दी थी। तो देखिए, राघवदेव की हत्या करवा दी थी। जब राघवदेव की हत्या रणमल ने करवा दी तब हंसाबाई को लगा कि कहीं ये मेरे पुत्र मोकल की हत्या नहीं कर दे, इसीलिए हंसाबाई ने मालवा में अपने दूत भेजे जिन्होंने राणा चूड़ा को पुनः मेवाड़ आमंत्रित किया। तो देखिए दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे रणमल राठौड़ का जो हस्तक्षेप रहा मेवाड़ के राज्य में उसके बारे में। तो सबसे पहला काम रणमल ने क्या किया, जब इसके हाथ में मेवाड़ की सारी बागडोर आ चुकी है,
ये मेवाड़ की सेना को लेके जाता है जोधपुर, और जोधपुर का जो इसका छोटा भाई था उसको हरा करके जोधपुर का शासक बन जाता है। तो देखो रणमल ने पहला काम तो क्या किया, रणमल राठौड़ मेवाड़ की सेना की सहायता से जोधपुर को जीतकर जोधपुर का शासक बन जाता है। क्यों बन जाता है, क्योंकि हमने क्या देखा था कि इसके जो पिता थे राव चूड़ा ने रणमल राठौड़ को अपना उत्तराधिकारी घोषित ना करके अपने छोटे पुत्र कान्हा को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। रणमल ने क्या किया, जैसे ही इसका मेवाड़ राज्य पर कंट्रोल आया, मेवाड़ राज्य की सेना को लेकर के जाता है जोधपुर, और जोधपुर को जीत करके वहां का शासक बन जाता है। दूसरा काम क्या करता है कि जब राणा चूड़ा मालवा जाते हैं तो उनका एक छोटा भाई होता है राघव देव। रणमल राठौड़ उस राघव देव की हत्या करवा देता है। तो देखिए राघव देव राणा चूड़ा के छोटे भाई थे, रणमल ने राघव देव की हत्या करवा दी। दूसरा काम इसने रणमल ने ये किया। तीसरा काम क्या किया कि मेवाड़ राज्य के जितने भी उच्च पद थे उन पर रणमल ने राठौड़ सरदारों की नियुक्ति कर दी। तो देखिए लिखिए, मेवाड़ राज्य के उच्च पदों पर रणमल ने राठौड़ सरदारों की नियुक्ति कर दी। क्यों कर दी, क्योंकि खुद राठौड़ था इसीलिए कर दी। रणमल के इस प्रकार के हस्तक्षेपों को देख करके इसकी बहन हंसाबाई समझ गई कि मेवाड़ का जो राज्य है उसको हथियाना चाहता है। इसीलिए हंसाबाई ने क्या किया, राणा कुंभा के काल में इसकी एक दासी थी रणमल की, उसका नाम था भारमली। भारमली की सहायता से रणमल की हत्या करवाई। किसने, हंसाबाई ने। किसके शासन काल में, कुंभा। कुंभा कौन होंगे, राणा मोकल के पुत्र, भी भविष्य में शासक होंगे। तो देखिए लिखिए, इसके पीछे रणमल का उद्देश्य मेवाड़ की सत्ता को हथियाना था। इसीलिए राणा कुंभा के शासन काल में एक भारमली नामक दासी के माध्यम से रणमल की हत्या करवाई गई। भारमली कौन थी, इस रणमल राठौड़ की प्रेमिका थी या दासी थी, और राणा कुंभा के काल में भी हत्या कराएंगे, क्योंकि अभी तो मोकल राजा बनेंगे और मोकल के बाद में राणा कुंभा राजा बनेंगे। तो रणमल की हत्या कब होगी, राणा कुंभा के शासन काल में होगी। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये कि यही स्लाइड हम राणा कुंभा के शासन काल में भी एक बार रिपीट करेंगे। देखिए यहाँ पे कुंभा की बात हो रही है ना, तो इसीलिए इसको एक बार राणा कुंभा के शासन काल में पुनः रिपीट किया जाएगा। इस स्लाइड को, रणमल के जो हस्तक्षेप हैं उनको पुनः एक बार रिपीट किया जाएगा। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए दोस्तों, अब देखिए राणा लाखा की मृत्यु हो चुकी है, और राणा लाखा की मृत्यु के बाद में जो मेवाड़ के अगले शासक बने वो कौन बने, राणा मोकल। राणा मोकल का जो शासनकाल माना जाता है वो माना जाता है सन 1421 ईस्वी से लेकर के सन 1433 ईस्वी तक। राणा मोकल कौन थे आपको पता है, राणा मोकल राणा लाखा एवं जोधपुर का जो शासक था रणमल राठौड़ की जो बहन थी हंसाबाई एवं राणा लाखा के पुत्र थे राणा मोकल। तो देखिए लिखिए, राणा मोकल राणा लाखा व जोधपुर की राजकुमारी एवं रणमल की बहन हंसाबाई के पुत्र थे। तो आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, जो राणा मोकल के शासन काल की जो प्रमुख घटनाएं हैं वो क्या है, आपको क्या क्या याद रखना है। तो सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है राणा मोकल से संबंधित, वो क्या है कि इनके दरबार में 3 प्रमुख शिल्पी रहते थे। उनका नाम क्या है, मना, फना एवं विसल। तो लिखिए, राणा मोकल के दरबार में मना, फना एवं विसल नाम के प्रसिद्ध शिल्पी रहा करते थे। इसके अलावा भट्ट विष्णु एवं योगेश्वर नाम के 2 प्रकांड विद्वान भी इनके दरबार में रहा करते थे। तो देखिए, योगेश्वर और भट्ट विष्णु जैसे प्रकांड विद्वान भी महाराणा मोकल के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। अब देखिए दोस्तों, जब हमने शक्ति कुमार के बारे में पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि शक्ति कुमार के शासनकाल में मालवा का एक शासक था मूंज परमार ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था, और मूंज परमार का एक वंशज हुआ था, उसका नाम था भोज परमार ने चित्तौड़गढ़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था, और उसी त्रिभुवन नारायण मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था बाद में, राणा मोकल ने। इसी राणा मोकल ने उस त्रिभुवन नारायण मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। इसीलिए उस मंदिर को मोकल जी के मंदिर के नाम से जाना जाता है एवं सिमिद्धेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लिखिए, राणा मोकल ने चित्तौड़गढ़ में राजा भोज परमार द्वारा निर्मित त्रिभुवन नारायण मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। इसीलिए यह मंदिर मोकल जी के मंदिर के नाम से जाना जाता है एवं किस नाम से जाना जाता है, सिमिद्धेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर को सिमिद्धेश्वर नारायण मंदिर भी कहा जाता है। इसके अलावा राणा मोकल ने क्या करवाया था, ऐसा कहा जाता है कि चित्तौड़गढ़ में इन्होंने द्वारिकानाथ विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। तो देखिए लिखिए, राणा मोकल ने चित्तौड़ में द्वारिकानाथ विष्णु मंदिर का
निर्माण करवाया था। इसके अलावा राणा मोकल ने क्या करवाया था, तो देखिए ऐसा कहा जाता है कि राणा मोकल ने बप्पा रावल द्वारा निर्मित एकलिंग जी के मंदिर के चारों ओर प्रकोटे का निर्माण करवाया था। तो आप ध्यान रखना, राणा मोकल ने एकलिंग जी के मंदिर के चारों ओर प्रकोटे का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं महाराणा मोकल के शासनकाल से संबंधित एक और प्रमुख घटना की। वो क्या है, ऐसा कहा जाता है कि राणा मोकल ने सन 1428 के रामपुरा भीलवाड़ा के युद्ध में नागौर के शासक फिरोज खान को पराजित किया था। तो देखिए लिखिए, 1428 ईस्वी में राणा मोकल ने रामपुरा भीलवाड़ा के युद्ध में नागौर के शासक फिरोज खान को पराजित किया था। और ऐसा भी कहा जाता है कि इस रामपुरा भीलवाड़ा के युद्ध में नागौर के साथ गुजरात के शासक अहमद शाह भी थे। तो आपको ध्यान रखना है, इस युद्ध में नागौर के साथ गुजरात के शासक अहमद शाह भी थे। तो देखिए दोस्तों, ये थी राणा मोकल के शासनकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। अब बात करते हैं राणा मोकल की हत्या के संबंध में। तो देखिए, इसी क्लास की पहली स्लाइड में मैंने आपसे क्या कहा था कि चाचा एवं मेरा नाम के दो व्यक्ति हैं और वे व्यक्ति चाचा एवं मेरा महाराणा मोकल की हत्या करेंगे। तो देखिए एक बार पहली स्लाइड को आप देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, चाचा एवं मेरा महाराणा क्षेत्र सिंह अथवा खेता की दासी कर्मा खातिन के पुत्र थे। कालांतर में ये दोनों महपा पंवार के साथ मिलकर के महाराणा मोकल की हत्या करेंगे। ये बात हमने आज की क्लास की पहली स्लाइड में की थी। अब बात करते हैं कि चाचा एवं मेरा महाराणा मोकल की हत्या करते क्यों हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो आप ये बताइए कि जो चाचा और मेरा है महाराणा मोकल के रिश्ते में क्या लगते हैं, महाराणा मोकल के रिश्ते में चाचा लगते हैं। हत्या क्यों करी इन्होंने, तो देखो हमने क्या बात करी है कि इनकी जो दासी पत्नी थी उसका नाम क्या था, कर्मा। और जो कर्मा थी कौन सी जाति की थी, खातिन जाति की। खातिन जाति मतलब जो लकड़ी का कार्य करते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि राणा मोकल ने युद्ध में गुजरात के सुल्तान अहमद शाह को हराया था। अब गुजरात का सुल्तान मेवाड़ पर आक्रमण करना चाहता था और राणा मोकल को इसकी सूचना मिल गई। राणा मोकल को यह सूचना मिली कि गुजरात का सुल्तान अहमद शाह प्रथम भीलवाड़ा के रास्ते मेवाड़ पर आक्रमण करना चाहता है। तो राणा मोकल ने क्या किया, अपनी सेनाओं को ले जा करके भीलवाड़ा जिले में एक जगह आती है, उसका नाम है झीलवाड़ा। झीलवाड़ा पर अपनी सेना के डेरे वहां पर स्थापित इन्होंने कर दिए और इंतजार करने लग गए अहमद शाह की सेनाओं के आने का। लेकिन जब तक अहमद शाह की सेनाएं पहुंची नहीं थी, इनके पास खूब समय था। तो राणा मोकल क्या करते हैं, चाचा एवं मेरा को अपने साथ जंगल में लेके जाते हैं शिकार खेलने के लिए। और वहां पर क्या होता है, क्योंकि चाचा और मेरा की जो माता थी वो तो कौन सी जाति की थी, खातिन जाति की। महाराणा मोकल इनसे मजाक करते हैं, बार बार इनसे कई पेड़ों के नाम पूछते हैं कि ये पेड़ किसका है, ये पेड़ किसका है, मुझे इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ। तो चाचा एवं मेरा को ऐसा लगता है क्योंकि हमारी माता खातिन है, इसीलिए महाराणा मोकल बार बार हमें चिढ़ा रहे हैं। इसीलिए क्रोधित होकर के चाचा एवं मेरा महाराणा मोकल की हत्या कर देते हैं। तो देखो, किसी से भी इतना मजाक नहीं करना चाहिए उसकी माता को लेकर के। माता जो भी हो, माता माता होती है। तो ठीक है दोस्तों, तो यही बात अभी हम लिखेंगे। महपा पंवार नाम के सरदार तथा क्षेत्र सिंह अर्थात राणा खेता की दासी पत्नी के पुत्र राणा मोकल के चाचा एवं मेरा ने राणा मोकल की झीलावाड़ा नहीं दोस्तों, ये गलत लिख गया, झीलवाड़ा नाम है इसका, भी उधर सही हो जाएगा वो, झीलवाड़ा भीलवाड़ा में हत्या कर दी थी। झीलवाड़ा भीलवाड़ा में कोई जगह है, तो आप ध्यान रखना। हत्या कर दी थी, क्यों हत्या कर दी थी, क्योंकि गुजरात सुल्तान के आक्रमण को रोकने के लिए ये भीलवाड़ा में डटे हुए थे। तो देखिए, चाचा एवं मेरा महाराणा क्षेत्र सिंह खेता की दासी खातिन के पुत्र थे। ऐसा कहा जाता है कि एक बार राणा मोकल चाचा एवं मेरा के साथ झीलवाड़ा में गुजरात के शासक अहमद शाह के आक्रमण को रोकने हेतु गए हुए थे। वहां पे क्या हुआ, जंगल में राणा मोकल ने चाचा एवं मेरा से कुछ वृक्षों का नाम पूछ लिया। इसलिए चाचा एवं मेरा ने इसे अपना एवं अपनी खातिन माता का अपमान समझा और राणा मोकल की हत्या कर दी। तो देखिए, राणा मोकल की हत्या कुछ इस प्रकार से हुई थी। जब राणा मोकल की हत्या की बात रणमल को पता चली, रणमल कौन था, राणा मोकल का मामा था। जब रणमल को यह पता चला कि चाचा एवं मेरा ने महपा पंवार के साथ मिलकर के मेरे भांजे की हत्या कर दी है, तो रणमल पहुंचा चाचा और मेरा के पास में और रणमल ने इस चाचा और मेरा की हत्या कर दी। जबकि जो महपा पंवार है, ये महपा पंवार भाग के चला गया मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के पास। तो देखिए, कालांतर में चाचा एवं मेरा की हत्या हंसाबाई के भाई एवं मोकल के मामा रणमल मारवाड़ के शासक रणमल राठौड़ ने कर
प्रतिशोध ले लिया। जबकि महपा पवार कहां पे चला गया, महपा पवार भाग करके चला गया, महपा पवार मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी की शरण में चला गया। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम केवल इतना ही करेंगे और हमारी जो आने वाली क्लास रहेगी वो रहेगी महाराणा कुंभा के इतिहास से संबंधित। महाराणा कुंभा कौन थे? महाराणा कुंभा इसी महाराणा मोकल के पुत्र होंगे। अगली क्लास में आने से पहले आप केवल इतना याद करके आना कि जो महाराणा मोकल का हत्यारा है महपा पवार, जिसने कि चाचा और मेरा के साथ मिलकर के महाराणा मोकल अर्थात महाराणा कुंभा के पिता की हत्या की थी, वो अभी किसकी शरण में है? मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी की शरण में। इसीलिए महाराणा कुंभा अपने शासन काल में मालवा के ऊपर आक्रमण करेंगे, महमूद खिलजी के ऊपर आक्रमण करेंगे, तो आप उस युद्ध को अच्छे से समझ पाओगे। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी ही महाराणा कुंभा के इतिहास को लेकर के। नमस्ते दोस्तों।